न- नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राकेश प्रजापत। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद जो हुए, और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। हम बात कर रहे थे कल। मैंने जहां पे टॉपिक छोड़ा था मैं आज वहीं शुरू करता हूं। बीच का मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ के बारे में मैं बता रहा था। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ के बारे में मैं बता रहा था आपको। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत पड़ने का कारण था कि कोई भी बंदा जो इंपोर्ट करना चाह रहा था या एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर हो रहा था, तो इसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है वो 1991 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 1991 से पहले डिसाइड कौन करती थी? गवर्नमेंट। तो जब हम आईएमएफ और आईबीआरडी के पास जब हमें उधार मिला था आईएमएफ और आईबीआरडी से, तो वहाँ जो कंडीशन थी वो कंडीशन हमारी जो थी वो एलपीजी की थी दोस्तों। अब एलपीजी कंडीशन के साथ में, क्योंकि हमें एलपीजी फॉलो करना था, तो उसी एलपीजी के साथ में हमें बढ़ना था आगे। अब दिक्कत क्या आई दोस्तों कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ के अंदर तीन टाइप की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि ट्रेड अकाउंट क्या होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट क्या, सॉरी कैपिटल अकाउंट बाद में आएगा। मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट क्या होता है, और तीसरा लास्ट का जो पॉइंट था वो मैं बता रहा था आपको कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ट्रेड अकाउंट में मैंने बोला था इसमें एक्सपोर्ट होता है, इसमें इंपोर्ट होता है, पर किस चीज़ का? ओनली ऑन गुड्स का। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? इसमें एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, बट किस किस चीज़ का? इसमें होता है गुड्स का भी और इसमें होता है सर्विसेज का भी। तीसरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में, कैपिटल अकाउंट के बारे में ये था कि इसके अंदर जो हमारे मार्केट में पैसा आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और इन्वेस्टमेंट का कौन सा पार्ट आता है? तो पार्ट आता है FII। ये मैं आपको कल बेसिकली बता चुका था कि एक्सटर्नल रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे थे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ के अंदर। 1991 के बाद हमने रुपए को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने लेरम से शुरू किया, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने शुरू किया था। और इसके तहत हमने रुपीज़ को ट्रेड अकाउंट पर पार्शियली कन्वर्टेबल बना दिया था, जिसमें 40% गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी और बाकी का 60% मार्केट रेट से डिसाइड हो रहा था। फिर मैं बताया आपको कि 1993 में यूरेम्स हमने शुरू किया, जिसका फुल फॉर्म था यूनिफाइड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत रुपीज़ को यहाँ पे भी ट्रेड अकाउंट पे, यहाँ भी ट्रेड अकाउंट में कन्वर्टेबल किया है, यहाँ भी ट्रेड अकाउंट में कन्वर्टेबल किया है, पर यहाँ पार्शियली किया गया था और यहाँ पे क्या कर दिया गया? फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया। कैसे होता है मैं आपको कल बता चुका हूँ। 1994 में करंट अकाउंट पर क्या कर दिया गया? फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया। किसको? रुपीज़ को। करंट अकाउंट देखो, ट्रेड अकाउंट पे बनाया मतलब सिर्फ और सिर्फ किस में मार्केट रेट पे डाल दिया गया? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिर्फ गुड्स का। करंट अकाउंट पे बनाया, इसका मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, दोनों ही किस पे डाल दिए गए? मार्केट पे। यहाँ तक की बात हम कल कर चुके थे। फिर मैं आपको इससे आगे की मैं जो बात बता रहा था वो बात ये थी कि जब 1994 तक जब हम कन्वर्ट कर चुके थे, हम 1994 तक कन्वर्ट कर चुके थे, तो 1995 में क्या हुआ? यूएसए से कॉल आया। यूएसए से कॉल किसके आया पास में? मनमोहन सिंह के पास में। मनमोहन सिंह के पास में कॉल आया, तो वहाँ से बात क्या हुई कि मनमोहन जी क्या हुआ? तो मनमोहन जी ने बोला क्या 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 हुआ? तो उन्होंने बोला कि आपने रुपीज़ को क्या बना दिया? कन्वर्टेबल। किस पे बना दिया? आपने कन्वर्टेबल बना दिया। तो पूछा किस पे बनाया? तो पहली चीज़ तो ये आई कि हमने कन्वर्टेबल बना दिया सर ट्रेड अकाउंट पे। दूसरा, हमने कन्वर्टेबल बना दिया किस पे? हमने बना दिया सर करंट अकाउंट पे। तीसरी बात चली थी कि सर इन दोनों पे तो बना दिया, किसकी बात उसकी बताइए हमें किसकी बात बताइए? कैपिटल अकाउंट की। बोले कैपिटल अकाउंट की क्यों? क्योंकि यूएसए या कोई भी फॉरेन कंट्री क्या करना चाहती है? इन्वेस्ट भारत के अंदर। और इन्वेस्ट करना चाहती है तो आप जल्दी से जल्दी क्या बनाइए? अपने कैपिटल अकाउंट को भी कन्वर्ट कीजिए। अब मनमोहन सिंह जी परेशान। मनमोहन सिंह जी ने कॉल मिलाया एक बंदे को जिसका नाम था तारापुर बोले तो एस तारापुर। और एस तारापुर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, और मनमोहन सिंह जी ने ये बोला तारापुर समिति को
कि आप जाइए, आप सबसे पहले स्टडी कीजिए। स्टडी किस चीज़ की? तो उन्होंने बोला कि आप इकोनॉमी की स्टडी कीजिए और हमें ये बताइए कि क्या इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि कैपिटल अकाउंट को क्या कर सकें, कन्वर्टेबिलिटी, मतलब कैपिटल अकाउंट में रुपीज़ की कन्वर्टेबिलिटी कर सकते हैं क्या। अच्छा देखो, यहाँ तक ये चर्चा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये चर्चा हम कल कर चुके थे। आज हम इससे आगे की बात कर रहे हैं। एस तारापुर समिति ने 1996 में एस तारापुर समिति जो फर्स्ट थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1996 में। और इन्होंने मनमोहन सिंह जी को क्या बोला कि भारत की इकोनॉमी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी एट प्रेजेंट ऐसी नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी एट प्रेजेंट ऐसी नहीं है कि क्या कर सकें, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें रुपीज़ को क्या कर सकें, कन्वर्टेबल कर सकें। ठीक है, रुपीज़ कन्वर्टेबिलिटी के लिए मना कर दिया गया। अब मनमोहन सिंह जी परेशान के IMF और IBRD को जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले ही दोस्तों क्या आ गया था, 1997 का आर्थिक संकट आ गया था। 1997 का आर्थिक संकट आ गया था। अच्छा देखो, मैं आपको बताना जा रहा हूँ 1997 का आर्थिक संकट क्या था। अगर आपने कहीं सुना हो तो एक वर्ड आता है एशियन टाइगर्स। एशियन टाइगर्स, अब एशियन टाइगर्स है क्या? एशियन टाइगर्स 4 कंट्रीज़ है। एक है मलेशिया, दूसरी कंट्री का नाम है इंडोनेशिया, तीसरी कंट्री का नाम है थाईलैंड और चौथी कंट्री का नाम है सिंगापुर। इन 4 कंट्रीज़ को मिला के इन्हें एशियन टाइगर्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है एशियन टाइगर्स? रीज़न क्या है एशियन टाइगर्स बोलने का? रीज़न दोस्तों ये है कि 80s से लेकर 90s तक इन्होंने क्या की थी, 80s से लेकर 19 तक इन्होंने भयंकर ग्रोथ की थी। भयंकर ग्रोथ करने का कारण क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो 1980 से 90 के बीच में इन 4 देशों ने, मतलब एशियन टाइगर्स ने क्या किया था, इन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया गया था, फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया गया था। फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया गया था। फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया तो मैं आपको बता चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, जो बाहर के लोग होते हैं वो हम इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया में या किसी भी देश में इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, तो उसके शेयर मार्केट में करते हैं। ठीक है, तो बाहर से इन 4 देशों में, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर में भयंकर मात्रा में क्या है, इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में FII है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आए। और इसका जो FII का सबसे बड़ा लॉस है वो क्या है कि इनको कभी भी क्या किया जा सकता है, FII को कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। मतलब जैसे ही उन्हें लगा कि हालत ख़राब हो रही है उसी टाइम इनको क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। अब देखो, आज की देश में पूछे कि सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, तो आज की डेट में जो सबसे डेवलप्ड कंट्री आएगी दोस्तों वो आएगी USA। अब USA का दौर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर 10 साल 20 साल के बाद में एक ऐसा टेन्योर आता है जब वहाँ मंदी का दौर आता है। और जैसे ही वहाँ मंदी का, क्योंकि गिरेगा वही ना जो सबसे ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर बैठा USA, तो USA सबसे पहले गिरता है। अब देखो 80s 90s के दौर में जब इनकी ग्रोथ भयंकर मात्रा में जब बढ़ी तो हुआ क्या था कि 1997 के अंदर USA में क्या आ गई थी दोस्तों, मंदी। और बात कब की है, 1997 की। तो जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने ये जो 4 देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, यहाँ से अपना सारा का सारा पैसा, यहाँ जो FII कर रखा था ना इन्होंने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, यहाँ से सारा का सारा पैसा, इनका जो मनी थी वो वापस क्या कर ली थी, निकाल ली। और किसी भी इकोनॉमिक्स से अगर बहुत बड़ी मात्रा में मनी वापस निकल जाती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यही जब इन 4 देशों की जब हालत ख़राब हो गई तो इसे 1997 का आर्थिक संकट कहा जाता है दोस्तों। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हुआ क्या था 80s, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा 1997 का जो आर्थिक संकट था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये बीच में इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है।
इंडिया के एक साइड है वो ईस्ट, ये साइड हो गई ईस्ट और ये साइड हो गई वेस्ट। इंडिया के वेस्ट साइड में अमेरिका है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता किस साइड में है तो हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता। तो वो पश्चिमी सभ्यता कहाँ से आ रही है? वो आ रही है अमेरिका से। इंडिया के ईस्ट में है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। अब इनकी क्या रही है? इनकी एक पॉलिसी रही है। पॉलिसी क्या रही है कि आपने अगर सुना होगा तो दो पॉलिसी है, एक है लुक ईस्ट पॉलिसी और एक है लुक वेस्ट पॉलिसी। इंडिया की हमेशा से पॉलिसी क्या रही है? क्योंकि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया की एक पॉलिसी रही है लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी। अब 80s से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 80s से पहले ये बहुत मतलब इनकी ग्रोथ जो थी इंडिया से भी बहुत ज़्यादा कम थी, तो ये भी इसी पॉलिसी का फॉलो करते थे। कौन सी? लुक वेस्ट पॉलिसी। लेकिन 80s से 90s के बीच में जब इन्होंने ग्रोथ अचानक से जब ग्रोथ की, अचानक से भाई हम देखते थे अमेरिका की तरफ, ये देखते थे हमारी तरफ, पर ये गरीब थे तो हम इनकी परवाह करते नहीं थे, बोले छोड़ो तुम तो गरीब हो, तुम यहाँ से जाओ। फिर जब 80s से 90s में इन्होंने अच्छी ग्रोथ की तो हमने लुक वेस्ट पॉलिसी तो हमने अपना ही रखी थी, हमने इसके साथ साथ में कौन सी पॉलिसी को भी फॉलो किया? लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ, ये लुक ईस्ट और लुक वेस्ट का मैटर से कोई लेना देना नहीं है। 1997 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। पर क्योंकि हम कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बेसिक से बताया कि लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या होती है, 1997 का इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था। फिर उसके बाद में देखो क्या हुआ, जब 1997 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जब 1997 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो 1997 में जो चीन, जिसने, चाइना जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसने अपने किस अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को कन्वर्ट करने का सारा मैटर तैयार कर लिया था कि अब वो अपने कैपिटल अकाउंट को कन्वर्ट कर रहा था, तो उस टाइम में चीन भी हिचकिचाने लग गया दोस्तों। अब चीन हिचकिचाने लग गया तो 1997 तक जब क्राइसिस के बाद में वापस यूएसए से कॉल आया, आईएमएफ और आईबीआरडी से मनमोहन सिंह जी के पास कि मनमोहन सिंह जी क्या हुआ, आपने कैपिटल अकाउंट को अब तक कन्वर्ट नहीं किया। तो मनमोहन सिंह जी ने बोला कि सर देखो 1997 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया, कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी के कारण इतना सारा लॉस हो गया, इतना संकट आ गया, इतना क्राइसिस आ गया, तो आप हमें थोड़ा और टाइम दो। बोले ठीक है आप टाइम ले लो, पर आप, भारत ने ये भी बोला कि आप चाइना को देखो, वो भी हिचकिचा रहा है, जब चाइना जैसा इतना अच्छा मजबूत देश भी हिचकिचा रहा है तो हमें थोड़ा और टाइम दो। तो कुल मिला के मनमोहन सिंह जी को टाइम मिला और तारापुर समिति, पहली जो एक तारापुर समिति बनी थी वो बनी थी, मैंने आपको बताया था 1995 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1996 में। फिर 2005 के आसपास वापस से तारापुर समिति कौन सी बनाई गई? सेकंड, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2006 के अंदर। तारापुर समिति सेकंड 2005-6 की सिफारिश पर कैपिटल अकाउंट को आंशिक रूप से क्या बना दिया गया, तो कन्वर्टेबल बना दिया गया। एक्सटर्नल रिफॉर्म्स का पहला पार्ट यहाँ खत्म हो गया है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़। दूसरा पार्ट इसके अंदर आता है दोस्तों, फेरा के स्थान पर क्या ले आए थे? फेमा। फेरा एक एक्ट था, उस एक्ट का नाम, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज था उसको क्या करना था? रेगुलेट करना था, उसका नियमन करना था, उसको मतलब पूरा ध्यान रखना था उसका। फिर दूसरा आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990, ये 1973 का था, ये 1999 का था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर मतलब जो हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज है सिर्फ और सिर्फ उसका क्या करना है? मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंधन करना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य था विदेशी व्यापार को ईजी बनाना, बट व्यापार क्या हो गया? हतोत्साहित हो गया। हतोत्साहित क्यों हुआ? क्योंकि जितना भी फॉरेन रिजर्व हमारे पास में आता था उसके अलावा अगर कोई फॉरेन रिजर्व में, क्योंकि 1990 से पहले जितनी भी रेट्स थी, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी की सारी रेट कौन डिसाइड करती थी? गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो जब रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी तो उस केस में क्या होता था, अगर कोई भी चोरी कर लेता है या मतलब गवर्नमेंट से छुप के अगर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी काम करता था तो उस पर केस चलता था। और केस किस टाइप का चलता था? क्रिमिनल केस चलता था। और इससे क्या हो गया? व्यापार थोड़ा डिमोरलाइज हो गया, हतोत्साहित हो गया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई? मैनेजमेंट की।
एक्सचेंज मार्केट के विकास और रखरखाव को बढ़ाने के लिए फेमा लाया गया। इसमें जो वो क्रिमिनल केस का नेचर था, वो क्रिमिनल केस किसी कौन सा नेचर हो गया, तो सिविल नेचर हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है, इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है मात्रात्मक प्रतिबंध। अब देखो, मात्रात्मक प्रतिबंध को मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चीज़ क्या है? ट्रेड, अगर आप लोगों को पता है, मैं आपको समझाना जा रहा हूँ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड दोस्तों दो टाइप के होता है, एक होता है फ्री ट्रेड और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड। ठीक है, फ्री ट्रेड मतलब किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल से आइए, एक्सपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, कोई इशू नहीं रहता। रेस्ट्रिक्टेड जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या रहती है, रेस्ट्रिक्शन। अब जो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड है उसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों, दो पार्ट। जो एक मैंने आपको बताया, एक पार्ट होता है टैरिफ, जिसको अपन बोलते हैं प्रशुल्क, अगर आपको हिंदी में जानना है तो इसको प्रशुल्क बोलते हैं। और दूसरा आता है नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ का मतलब होता है गैर प्रशुल्क। अब देखो, टैरिफ क्या चीज़ होती है वो समझ लीजिए पहले, कि बाहर से, मतलब आउट ऑफ इंडिया से, बाहर से जो भी माल आता है, बाहर से जो भी माल आता है उसको इंपोर्ट करने पर, इंपोर्ट पर दिया जाने वाला शुल्क ही क्या कहलाता है दोस्तों, टैरिफ कहलाता है। अब इस शुल्क को आप टैक्स बोल सकते हैं, इस शुल्क को आप कस्टम ड्यूटी बोल सकते हैं। मतलब कस्टम ड्यूटी भी एक टाइप का क्या है, टैरिफ है। दूसरा आता है नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ मतलब गैर प्रशुल्क। गैर प्रशुल्क का ही एक कंपोनेंट है, मतलब इसका ही एक हिस्सा है, और उस हिस्से का नाम है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों मात्रात्मक प्रतिबंध। मात्रात्मक प्रतिबंध अगर मैं आपको समझाता हूं तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कोटा फिक्स हो जाता है। कोटा कचौरी वाला नहीं है, इसके अंदर कोटा फिक्स हो जाता है। कोटा फिक्स कैसे होता है दोस्तों? जैसे एक रामू नाम का बंदा है, उसको कोई पर्टिकुलर आइटम इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट ये समझ लीजिए कि उसको कंप्यूटर इंपोर्ट करना है, तो कंप्यूटर इंपोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या बोला, सरकार ने क्या बोला कि आप कितने यूनिट्स इंपोर्ट कर सकते हो, 100। अब उसे पता चले कि मैंने 100 यूनिट इंपोर्ट किए, 100 यूनिट तो एक महीने में बिक गए, और पूरे साल की लिमिट कितनी रख दी गई, 100। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों कि एक कोटा फिक्स कर देते हैं किसी भी यूनिट का, जो चाहे इंपोर्ट करना है चाहे एक्सपोर्ट करना है। ये पार्ट होता है किसका, नॉन टैरिफ का, और इसका ही एक कंपोनेंट क्या है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये यहाँ बात खत्म हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा खतरनाक है या नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा खतरनाक है? नॉर्मल सी बात है, नॉन टैरिफ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो जो फीस है, जो कस्टम ड्यूटी है, उसकी रेट क्या हो सकती है, ज़्यादा। मतलब मुझे अगर 1000 यूनिट्स भी इंपोर्ट करना है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, उतना ही मैं वापस कस्टमर से ले लूँगा। पर अगर क्वांटिटी ही डिसाइड कर दी गवर्नमेंट ने, तो उसके अलावा तो मैं ले ही नहीं सकता ना। तो कहने का मतलब है कि सीधा सा सवाल आए कि टैरिफ और नॉन टैरिफ में ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो उसमें नॉन टैरिफ आंसर आएगा। इसका क्या पॉइंट है वो देखते हैं। 2001 में एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में 714 वस्तुएं, और 2001 और 2 की एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में 715 वस्तुओं को क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। मतलब आप सोचो, 7 14 1429 ऐसी वस्तुएं थी जिसमें क्वांटिटी डिसाइड कर रखी थी दोस्तों, कि आप इस क्वांटिटी से ज़्यादा की चीज़ें नहीं मंगवा सकते। लास्ट में मैंने आपको बताया टैरिफ रेट मतलब कस्टम ड्यूटी समझ लो, टैक्स समझ लो, फीस समझ लो। इंडिया ने अपनी एवरेज टैरिफ रेट 125% से घटाकर 10% कर दिया। आप सोचो दोस्तों कि अगर 1000 रुपये का प्रोडक्ट था, उस पर 125% टैरिफ लगता था, तो मतलब कितने का होता, 1250 इसमें और जुड़ जाते। ये समझो आप कि वो प्रोडक्ट आता 2250 रुपये का, और वहीं उसकी टैरिफ कितने रुपए कर दी गई, एवरेज 10% कर दी गई। तो आप सोच के देखो एक बार कि वो प्रोडक्ट कितने का आएगा इंडिया में, 1100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। ये टैरिफ एक्सपोर्ट पे भी हो सकता है, ये टैरिफ इंपोर्ट पे भी हो सकता है दोस्तों। ये मैंने आपको बताए दोस्तों एक्सटर्नल सेक्टर के रिफॉर्म्स। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ मैंने समझाया,
मैंने फेरागिस्तान को फेमा समझाया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन समझाया, टैरिफ रेट मैंने आपको समझाई। और इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो मैंने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था, वो आज यहाँ हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद इसका छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है एलपीजी, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये शुरू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल के बारे में, मेरे वीडियोस के बारे में आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली सभा में।